स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने अलङ्काराणां निरूपणं जायते। तत्र स्मरणाख्यस्य अलङ्कारस्य निरूपणक्रमे तदलङ्कारविषये आचार्य अप्पयदीक्षितस्य यः विमर्शः अस्ति तं निराकुर्वन् पण्डितराजः ग्रन्थं करोति। तत्र साक्षात् आचार्य अप्पयदीक्षितस्य मतमनूद्य तत्र लिखति तदेतत् सर्वम् अरमणीयम्, अर्थात् अस्य अलङ्कारस्य विषये यावदुक्तम् आचार्य अप्पयदीक्षितैः तत् सर्वम् अरमणीयं। तत् सर्वं नाम लक्षणम् अपि अरमणीयं। पुनः तस्य लक्षणस्य नाम लक्षणे एव दोषाः सन्ति स्वरूपे, पुनः तस्य लक्षणस्य अनुगुणम् उदाहरणं यद्दत्तं तदपि असमीचीनं, तत्रापि तस्य लक्षणस्य समन्वयो न भवति। एवं लक्षणप्रस्तावः उदाहरणप्रदर्शनञ्च इत्युभयम् अरमणीयम् इति खण्डनप्रतिज्ञां कृत्वा तत्र युक्तिं दर्शयति। तो तद्युक्तिप्रदर्शनमेव अस्माकम् अद्यतनपाठः अस्ति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति यत्तावदुच्यते सदृशासदृशयोः केशपाश इत्यादि। ठीक है, तो आपने देखा आचार्य अप्पयदीक्षित ने दो उदाहरण जब उन्होंने निरूपण किया अपने मत में स्मरणालंकार का, तो प्रायः उन्होंने दो प्रकार के उदाहरण दिए। अपितुरग समीपाद उत्पतंतम मयूरम और दिव्यानामपि कृतविस्मयाम, जहाँ पर एक जगह अपने पूर्व पद्य में सादृश्य दर्शन से उत्पन्न जो संस्कार है, उद्बुद्ध जो संस्कार है, उस संस्कार से उत्पन्न जो स्मरण है वह हो रहा है, और दूसरे पद्य में सादृश्य दर्शन से उद्बुद्ध संस्कार से स्मृत जो लक्ष्मी है, उन लक्ष्मी के स्मरण से उद्बुद्ध जो संस्कार है, उस संस्कार से उत्पन्न जो वहां पर जलनिधि पदार्थ है उसका स्मरण है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के स्मरणों के होने पर स्मरणालंकार होता है, ऐसा आचार्य अप्पयदीक्षित ने निरूपण किया है। उसके खंडन में कहते हैं कि जो आपने कहा है कि सदृश और असदृश दोनों के ही संग्रह को करने के लिए आपने वस्तुअंतर इस पद का ग्रहण, अपने विशेषण का ग्रहण आपने लक्षण में किया है ना, कि सदृश माने सादृश्य के ज्ञान से तत्सदृश पदार्थ का भी ग्रहण हो जाए, और सादृश्य के ज्ञान से सदृश के संबंधी जो पदार्थ हैं उनका भी ग्रहण हो जाए, तो वो असदृश हो गए। मान लीजिए केश पास जो युवती है जो क्रीड़ा करती हुई जल से बाहर आ रही है, हाथ में कमल लिए हुए, उसके ज्ञान से उसके सदृश का ज्ञान किसका ज्ञान होगा? तो लक्ष्मी का ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ पर किसका स्मरण हो रहा है? समुद्र का। तो यह इस प्रकार की युवती के दर्शन से ये जो ज्ञान हो रहा है, समुद्र का स्मरण हो रहा है, वह सदृश का स्मरण नहीं है। वो कैसा है? सदृश के संबंधी का स्मरण है, क्योंकि असदृश का स्मरण है, क्योंकि देखिए उस युवती के सदृश है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का संबंधी है वो जलनिधि। इस प्रकार से द्वितीय पद्य में जो स्मरण हो रहा है वो असदृश का स्मरण हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि सदृश और असदृश दोनों के संग्रह के लिए, तो वो दोनों कौन है? तो केशपाश जलनिधि मंथन योहो। तो पहले में प्रथम जो पद्य है उसमें केशपाश का
केशपाश रूप पदार्थ का स्मरण जो करना था प्रिया के। और द्वितीय पद्य में जलनिधि मंथन जो है, तो यहाँ पर केशपाश जो है वो साक्षात मयूर के पिच्छ का सदृश पदार्थ है, और जलनिधि जो पदार्थ है, जलनिधि मंथन जो क्रिया है, वह साक्षात सदृश नहीं है यहाँ पर उस युवती के। तो इसीलिए एक पदार्थ जो है स्मर्यमाण पदार्थ वह सदृश पदार्थ है, और जलनिधि मंथन रूप जो स्मर्यमाण पदार्थ है वो असदृश पदार्थ है। तो सदृश और असदृश दोनों पदार्थ के प्रकार के स्मर्यमाणों का संग्रह हो जाए लक्षण में, क्योंकि दोनों ही प्रकार के स्मर्यमाण पदार्थ के स्थल में अलंकारिकों ने स्मरणालंकार को माना है, इसीलिए हमने लक्षण में वस्तुअंतर का ग्रहण किया। ठीक है, अगर वस्तुअंतर का ग्रहण नहीं करते तो वहां पर केवल सदृश पदार्थ का ही ग्रहण होता। तो आचार्य जगन्नाथ कहते हैं तत्र सादृश्य मूला स्मृति ही स्मरणालंकार इत्येतावता एव केशपाशस्य स्मरणस्य एव जलधि मंथनस्य स्मरणस्यापि संग्रहात् वस्तुअंतर समाश्रयत्व विशेषणम अनर्थकम। आप जो कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार के स्थल का ग्रहण हो सके, स्मरणालंकार जो है जहां पर उसका भी यहाँ पर ग्रहण हो सके लक्षण के अनुसार, इसके लिए हमने वस्तुअंतर का प्रयोग किया, इस विशेषण का प्रयोग किया, तो ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले उसका ग्रहण तो आपके सामान्य सादृश्य मूलत्व रूप जो विशेषण दिया है आपने स्मृति में, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भले सरोवर से निकलती हुई युवती के दर्शन से लक्ष्मी का संस्कार स्मरण हुआ, उससे उद्बुद्ध जो संस्कार है उससे उसके संबंधी समुद्र का स्मरण हुआ, लेकिन क्या इस स्मरण के मूल में सादृश्य नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं कह सकते। साक्षात यद्यपि सादृश्य नहीं है, लेकिन परंपराया तो जलनिधि मंथन प्रकारक जो मंथन विशेषक जो स्मरण हो रहा है उसके भी मूल में परंपराया तो सादृश्य ही है। इसीलिए सादृश्य मूलत्व रूप विशेषण देने से ही उस प्रकार के स्मरण का भी ग्रहण स्मरणालंकार के रूप में हो जाता है जहां सदृश से अतिरिक्त पदार्थ का, उसके संबंधी का स्मरण होता है। तो आपको ऐसे स्थलों के ग्रहण के लिए, संग्रह के लिए लक्षण में वस्तुअंतर समाश्रयत्व रूप विशेषण देने की आवश्यकता स्मरण में नहीं है। वही कहते हैं तत्र सादृश्य मूला स्मृति ही स्मरणालंकार इत्येतावता एव, अर्थात एतावता एव सादृश्यालंकार लक्षणेन केशपाश स्मरणस्य एव। तो जैसे सदृश केशपाश स्मरण का संग्रह हुआ था, उसी प्रकार से असदृश जो जलनिधि मंथन है उसका स्मरण भी संग्रहित हो जाएगा। इसीलिए वस्तुअंतर समाश्रयत्व विशेषणम अनर्थकम। तो पहली बात तो आपकी ये गलत है कि हमने इस प्रकार के स्मरणालंकार का ग्रहण करने के लिए या इस प्रकार का स्मरण का संग्रह करने के लिए हमने यहाँ पर वस्तुअंतर समाश्रयत्व रूप विशेषण दिया है स्मृति में। ठीक है, तो वो तो मूल जो स्वरूप है स्मरणालंकार का उसी से ग्रहण हो जाता। एकत्र बता रहे हैं ऐसा क्यों है, देखिए अभी जो समाधान दिया है उसमें युक्ति क्या है तो बता रहे हैं। देखिए एकत्र सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार जन्यत्वेन, तो एकत्र माने अपि तुरग समीपाद उत्पतंतम मयूरम, इस पद्य में क्या हो रहा है, सादृश्य दर्शन से उद्बुद्ध जो संस्कार है उस संस्कार से जन्य हो रही है यहाँ पर स्मृति, जो प्रिया के केशपाश की स्मृति है। तो साक्षात उसके जो सदृश पदार्थ है माने जहाँ पर उसका सादृश्य है, ऐसे मयूर पिच्छ का दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, और उसके
उससे सादृश्य ज्ञान हुआ, सादृश्य दर्शन हुआ। उस सादृश्य दर्शन से ही क्या हुआ, साक्षात जो उसका सदृश पदार्थ है प्रिया का केश पास, उसका स्मरण हो गया। तो इस प्रकार से एकत्र सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार जन्यत्वेन, एक जगह तो स्मरण इस प्रकार से साक्षात सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार से जन्य है। दूसरी जगह क्या है, तो जन्य साक्षात नहीं है, वो तो परंपराया जन्य अर्थात प्रयोज्य है। तो क्या वही बता रहे हैं किस प्रकार से होगा। अपरत्र, तो अपरत्र अर्थात दिव्यानामपि कृत विस्मयाम इत्यस्मिन् पद्ये सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कारज लक्ष्मी स्मरण, पहले स्नात्वा वाप्याः निस्सरन्तीं हस्ते कमलं दधानां वाप्याः निस्सरन्तीं युवतीं दृष्ट्वा तत् सदृश्याः लक्ष्म्याः स्मरणं भवति। तो वही कह रहे हैं कि सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न कौन होगा, तो लक्ष्मी का स्मरण। तो संस्कार जत्व जो विशेषण है वह लक्ष्मी के स्मरण में है, ठीक है। तो सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कारज कौन हुआ, लक्ष्मी का स्मरण। तो पहले लक्ष्मी का स्मरण होगा, फिर उस लक्ष्मी के स्मरण से उद्बुद्ध जो संस्कार होंगे उस संस्कारों से जन्य होगा समुद्र पदार्थ या समुद्र मंथन, क्योंकि वह उसका संबंधी है, ठीक है, लक्ष्मी का संबंधी है समुद्र मंथन। तो इस प्रकार से सादृश्य ज्ञान जो मूल में है उससे पहले एक पदार्थ का, उसका जो सदृश पदार्थ है उसका स्मरण होगा, और फिर उस सदृश पदार्थ के ज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार होगा उस संस्कार से उत्पन्न होगा उस सदृश पदार्थ के संबंधी यानी जलनिधि मंथन का स्मरण। तो इस प्रकार से दूसरी जगह दूसरा जो श्लोक है उसमें सादृश्य दर्शन से परंपरा से यहाँ पर जो है स्मरण जो है उत्पन्न हो रहा है। लेकिन उभयत्र एकः विशेषः अस्ति, स च विशेषः सादृश्य मूलत्वम्। हाँ, यथा अपितुरग समीपात् उत्पतन्तं मयूरम् इत्यस्मिन् पद्ये स्मरणे अलङ्कारभूते स्मरणे सादृश्य मूलत्वम् अस्ति, तथैव अपि दिव्यानामपि कृतविस्मयाम् इत्यस्मिन् पद्येऽपि जलनिधि मंथन विशेष्यक स्मरणे अलंकारभूते सादृश्य मूलत्वम् अस्ति एव परंपरया, एकत्र साक्षादस्ति एकत्र परंपरया अस्ति, परंतु उभयत्र स्मरणे सादृश्य मूलत्वम् अस्ति, यतः सादृश्य मूला स्मृतिः स्मरणालंकारः इत्येतावता एव दिव्यानामपि कृतविस्मयाम् इत्यस्यापि स्मरणालंकारस्य संग्रहः अथवा स्मरणस्य संग्रहः सुकर एव। अतः एतादृशं स्मरणं संगृहीतुम् इदं विशेषणम् उपात्तं स्मृतौ तन्न उचितम्। तो हमने स्मृति में इस प्रकार के स्मरण का संग्रह करने के लिए वस्तुअंतर समाश्रयत्व विशेषण दिया है, यह उचित नहीं है। तो उभयत्र सादृश्य मूलत्व अविशेषात, ठीक है, ये युक्ति दे दी। और कह रहे हैं कि ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि सादृश्य मूला जो शब्द है वहां पर उससे सादृश्य विषया ऐसा लब्ध हो रहा है, तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि सादृश्य मूला कहने से वहां पर ये अर्थ समझना चाहिए कि सादृश्य विषया, ये तो आपने अपने मन से अर्थ बना दिया। फिर सादृश्य मूला शब्द का जो अर्थ होगा वो यही होगा कि सादृश्य मूल में है जिसके ऐसी स्मृति। अब वो सादृश्य विषया हो सकती है अथवा सादृश्य विषय संबंधी विषया हो सकती है, इसमें कोई बाधक नहीं है। तो वही कहते हैं आचार्य जगन्नाथ, नहीं सादृश्य मूला इत्युक्ते सदृश विषया इति लभ्यते। हाँ, अगर आप सादृश्य मूला का अर्थ सदृश विषया कर देंगे तब तो वहां पर जलनिधि मंथन जो पदार्थ है तद विषय का स्मरण का संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जलनिधि मंथन जो है वह सदृश विषय नहीं है, है ना।
साक्षात सदृश नहीं है, इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा इस प्रकार से कथन कर रहे हैं कि क्योंकि सादृश्य मूला शब्द का अर्थ सदृश विषया नहीं है, इसीलिए जलनिधि मंथन का संग्रह यहाँ होगा ही। अगर ऐसा होता तो जलनिधि मंथन का संग्रह नहीं होता। वही कह रहे हैं ये ना जलनिधि मंथन स्मृते है संग्रह न स्यात्। अगर आप सादृश्य मूला शब्द का अर्थ प्रामाणिक विधि से, प्रामाणिक रीति से सदृश विषया ऐसा करते तो यहाँ पर जलनिधि मंथन का जो स्मरण हो रहा है उसका संग्रह नहीं होता, क्योंकि जलनिधि मंथन जो है वह सदृश नहीं है उस प्रकार की गोपकन्या के, इसीलिए वस्तुअंतर समाश्रयत्व रूप विशेषणम सर्वथा अनुचितम निरर्थकम। फिर दूसरा दोष बताते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतिज्ञा किया ना यदेतदुक्तम तत् सर्वम अरमणीयम, तो अब सर्व कैसे अरमणीय बताइए। तो पहला दोष बता दिया ये है वस्तुअंतर समाश्रयत्व रूप विशेषण नहीं देना चाहिए। दूसरा दोष बताते हैं, देखिए यद्यपि सौमित्रेण अनुसेव्यताम तरुतलम इत्यादि पद्यम यद् उदाहृतम वस्तुतः इदं पद्यम पदकृत्यम प्रदर्शयितुम उदाहरत आचार्यः। पदकृत्य को दिखाने के लिए यह पद्य का उदाहरण दिया था उन्होंने कि अगर हम ऐसा नहीं कहते, अव्यंग्यत्व रूप विशेषण नहीं देते हैं, तो यहां पर भी सौमित्र इत्यादि पद्य में जो व्यज्यमान स्मृति है उसको लेकर के भी स्मरणालंकार का व्यवहार होने लगता है। इसीलिए इस प्रकार की स्मृति में स्मरणालंकार का व्यवहार न हो, इसलिए हमने अव्यंग्यत्व रूप विशेषण दिया है स्मृति में कि जो अव्यंग्या स्मृति होती है। तो अव्यंग्या का मतलब या तो वाच्या होगी या तो लक्ष्या होगी। तो कह रहे हैं ये भी गलत है। यहाँ पर इन्होंने जो अतिव्याप्ति का वारण किया है, कैसे गलत है बताते हैं। देखिए यद्यपि सौमित्रे ननुसेव्यताम इत्यत्र स्मृतिः व्यंग्या अलंकार्य भूता च तद्व्यावृत्तये अव्यंग्यत्व विशेषणम इत्युक्तम तदपि अरमणीयम। ये वहां से आपको अन्वय करना है। तत्र नेयम स्मृति अलंकार्य भूता। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम आपको समझाना चाहते हैं कि यहां पर स्मृति जो है वो अलंकार्य नहीं है। सबसे पहली बात तो है ना, प्रधान नहीं है, ये समझ लीजिए। अब आप कहोगे कि व्यंग्य है तो प्रधान क्यों नहीं है, तो ऐसा कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है कि जो वस्तु व्यंग्य होगी वो प्रधान ही होगी, जो अलंकार्य ही होगी, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि अत्र स्मृति यद्यपि व्यंग्या अस्ति व्यच्यमानापि सा अलंकार्य भूता नास्ति, किंतु किमर्थम नास्ति, क्योंकि वहां पर उसकी अपेक्षा एक दूसरा अर्थ है जो प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है, और प्रधान रूप से जो व्यंग्य अर्थ होता है वही अलंकार्य होता है। ठीक है, तो आचार्य अप्पय दीक्षित पूछते हैं भैया बताओ कौन सा अर्थ है जो यहाँ पर स्मृति की अपेक्षा भी प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है। तो बताते हैं किंतु जानत्यालंबनः निशा समयोद्दीपितः संतापादिना अनुभावितः उन्मादेन च संचारिणा परिपोषितः विप्रलम्भः प्रधानत्वेन अलंकार्यः। वस्तुतः यहाँ पर रामगत जो विप्रलम्भ है, रति है, सीताभूषणी, सीतालंबन, वह प्रधान रूप से व्यंग्य हो रही है। विप्रलम्भ श्रृंगार यहाँ प्रधान है स्मृति की अपेक्षा, इसीलिए स्मृति यहाँ पर व्यंग्य होकर भी अलंकार्य नहीं है। अलंकार्य यहाँ पर विप्रलम्भ श्रृंगार है। तो उसमें विभावानुभाव व्यभिचारी क्या है, तो बताते हैं कि जानकी वहां पर आलम्बन विभाव है, भगवती सीता वहां पर आलम्बन है रामनिष्ठ रति का, और रात्रि का जो समय है वह उद्दीपक है, तो उसके द्वारा जो उद्दीपित किया गया है ऐसा विप्रलम्भ, और
संतापादिना अनुभावितः, भगवान में संतापादि के दर्शन से उसको जाना जा रहा है, भगवान निष्ठ रति को, है ना, सीता विषयणी जो रति है। तो इसीलिए उस प्रकार के कार्यों से जो अनुभावित है, ज्ञान विषयी कृत जो रत विप्रम्भ है, और उन्माद रूप संचारी भाव के द्वारा जो परिपुष्ट है, ऐसा जो विप्रलंभ श्रृंगार है, वो वहां पर प्रधानत्वेन अलंकार्यः अस्ति। अतः भवता यदुक्तम, ये तो हम भी नहीं मान रहे हैं कि वहां पर वाच्य होकर के वो अलंकार बन रही है, लेकिन व्यंग्य है इसीलिए वह अलंकार्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि व्यंग्य होकर के भी कोई अर्थ अप्रधान हो सकता है व्यंग्यांतर के प्रति। जैसे यहाँ पर विप्रलंभ श्रृंगार रूप अर्थ के प्रति व्यंग्य जो स्मृति है वो अंग है, इसीलिए वो अलंकार्य नहीं है, अपितु उसके अपेक्षा विप्रलंभ श्रृंगार ही अलंकार्य है। अस्तु, तस्य च, तस्य अर्थात विप्रलंभस्य स्मृति ही उत्कर्ष हेतुत्वाद अलंकार एव। इसीलिए भैया वहां पर जो स्मृति है वो तो अलंकार ही है। तो आप कहेंगे कि बड़ा विलक्षण बात करते हो आप पंडित राज, जब व्यंग्य हो गई तो अलंकार कैसे होगी? तो वही बात हमको दोबारा बोलनी पड़ेगी कि जो अर्थ व्यंग्य हो जाता है वो किसी की शोभा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, वो अलंकार नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने अलंकार सामान्य के लक्षण में कभी भी उसका वाच्य या व्यंग्य होना लिखा ही नहीं, या किसी भी अलंकारिक आचार्य ने अलंकार सामान्य के लक्षण में वाच्यत्व, व्यंग्यत्व, अव्यंग्यत्व रूपादि धर्मों को विशेषण नहीं बनाया, अपितु प्रधानार्थोपस्कारकत्व रूप जो धर्म है उसको स्वरूप बनाया कि किसी भी अवस्था में, चाहे वो वाच्यावस्था में हो, चाहे वो व्यंग्यावस्था में हो, अगर कोई अर्थ, उपमादि रूप अर्थ यदि किसी प्रधानीभूत अर्थ का उपस्कारक हो रहा है कहीं काव्य में, तो वो अलंकार है। अगर चाहे वो वाच्य हो, चाहे वो व्यंग्य हो, चाहे वो लक्ष्य हो। अस्तु, तो तस्य विप्रलंभस्य प्रधानत्वेन अत्र गृहीतस्य अलंकार्य भूतस्य विप्रलंभस्य अत्र स्मृति अलंकार उत्कर्ष हेतु अस्ति। यहाँ पर जो व्यंग्य स्मृति है वो उस प्रकार के व्यंग्य प्रधान विप्रलंभ श्रृंगार की उत्कर्ष का हेतु बन रही है, इसीलिए वो यहाँ पर उसका अलंकार है। अतः नितराम तद व्यावृत्त्यर्थम अव्यंग्यत्व विशेषण दानम अनुचितम। इसीलिए उस प्रकार के अलंकार भूत स्मरण की व्यावृत्ति करने के लिए जो विशेषण दिया गया है वो तो अनुचित ही होगा कि भैया जो आपको, जहां पर आपको लक्षण का समन्वय कराना है, लक्षण को पहुंचाना है, वहीं से व्यावृत्ति कराने के लिए आप कोई विशेषण दे रहे हैं तो वो विशेषण सही कैसे हो सकता है? हाँ, तस्य विशेषणस्य औचित्यम कथम वा भवेत्। विशेषण तो ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्येतर से व्यावृत्ति कराए, लेकिन जो लक्ष्य से ही व्यावृत्ति करा दे रहा है वो उस विशेषण को देना उचित कैसे हो सकता है? तो इसीलिए कहते हैं तादृश विशेषण दानम तो अनुचितम। तो अयम द्वितीयः दोषः। अस्तु, तो बोलते हैं, फिर यहाँ सिद्धांत भी बोल देते हैं कि नहीं, व्यंग्यत्व अलंकारत्वयोः विरोधः। और आप ये कभी नहीं कह सकते कि व्यंग्यत्व और अलंकारत्व का विरोध है, माने जो अर्थ व्यंग्य है वह अलंकार नहीं हो सकता, या जो अलंकार है वो व्यंग्य नहीं हो सकता, एवं नास्ति। अतः व्यंग्यत्वालंकारत्व धर्मौ न विरुद्धौ, यतः अत्रैव स्मृतौ व्यंग्यत्वम अलंकारत्वम च उभयमस्ति। ठीक है, तो इसमें उदाहरण देते हैं। देखिए कि ये तो चलो स्मृति ही है, हम आपको ऐसा उदाहरण देते हैं कि जहां पर एकदम समझ में आएगा आपको कि जो अर्थ कभी वाच्य नहीं होते, एवं भूतानाम नित्य व्यंग्यानाम रसभावादीनाम अपि। चलो स्मृति तो कभी वाच्य हो भी सकती है, लेकिन वे अर्थ जो कभी वाच्य नहीं होते, अर्थात रसभावादि जो अर्थ हैं जो नित्य व्यंग्य ही होते हैं, ऐसे रसभावादियों की भी जब परांगता होती है, माने वो किसी दूसरे व्यंग्यांतर के प्रति, चाहे वो रसरूप है चाहे वो अलंकार रूप है, प्रायः रसरूप ही होते हैं,
तो जब वो किसी दूसरे व्यंग्य अर्थ के प्रति अंग बनते हैं, परांग बनते हैं, जब उनमें परांगता आती है रसभावादियों में, व्यंग्यभूत रसभावादियों में, तो वे भी अलंकार बन जाते हैं। वही कह रहे हैं कि परांगतायाम तेषामपि अलंकारत्वम अभ्युपगम्यते स्वीक्रियते। तो आप जानते हैं रस की परांगता में रसवत, भाव की में परांगता में भावल, प्रय अलंकार, ऊर्जस्वी, समाहित आदि अलंकार फिर आगे होते हैं। तो जो नित्य व्यंग्य अर्थ हैं उनकी ही जब परांगता होती है तो वो अलंकार बन जाते हैं। तो जो अनित्य व्यंग्य होती है स्मृति, माने कभी वाच्य भी हो सकती है, ऐसी स्मृति की जब परांगता होगी तो उसको अलंकार मानने में क्या समस्या है आपको। इसीलिए आपने जो सौमित्रे ननु सेव्यताम तरुतलम चंडाम सुरुजृंभते इत्यादि पद्य में जो स्मृति है व्यंग्यभूता स्मृति, उस स्मृति से व्यावृत्ति करने के लिए स्मरणालंकार की अव्यंग्यत्व रूप जो विशेषण दिया है स्मृति में वह भी उचित नहीं है। अस्तु तदपि न उचितम। तो बोले फिर आप अलंकार का स्वरूप क्या मानते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कहते कि वाच्यः अलंकारः भवतु, हाँ, तो फिर अलंकार का स्वरूप, स्वरूपाविधायक धर्म क्या है, स्वरूपाविधायक तत्व क्या है? तो कहते हैं प्रधान व्यंग्य व्यावृत्त्यर्थम पुनः उपस्कारकत्वम सर्वेषु अलंकारेषु अलंकार लक्षणेषु देयमिति प्रागेव आवेदितम। तो अब आपका प्रश्न होगा, यानी कि अप्पाय दीक्षित आचार्य के पक्ष से एक प्रश्न होगा कि अगर आप व्यंग्यभूत अर्थ का भी अलंकार रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो जो प्रधान व्यंग्य है उसकी व्यावृत्ति कैसे होगी? तो वो भी अलंकार बन सकता है फिर तो बोलते हैं वो अलंकार कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको अलंकार सामान्य के लक्षण में या अलंकार के स्वरूप में क्या मानना है? उपस्कारकत्व रूप धर्म का निवेश करना है कि जो अर्थ वाच्यः व्यंग्यो वा लक्ष्यो वा यः कोऽपि अर्थः त्रिषु कमपि प्रधानीभूतमर्थमुपस्करोति सः अलंकारः। अब क्या होगा, जो प्रधानीभूत व्यंग्यार्थ है वह किसी अन्य के प्रति उपस्कारक नहीं होता है, इसीलिए उसमें अलंकार लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। माने कहीं पर प्रधान रूप से अगर स्मृति व्यंग्य हो रही है तो वहां पर स्मरणालंकार की अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर प्रधानत्वेन व्यंग्य होने के कारण उसमें अर्थांतरोपस्कारकत्व नहीं आएगा उस स्मृति में। इसीलिए अलंकारों के लक्षणों में जितने भी आपको अलंकार लक्षण बनाने हैं अभी अर्थालंकारों के, उन सभी में आपको उपस्कारकत्व का निवेश करना है, जिससे प्रधानीभूत व्यंग्य से उसकी व्यावृत्ति हो जाएगी, उसमें लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि वह अलंकार नहीं होता है, वह तो अलंकारी होता है। तो वही कहते हैं प्रधान व्यंग्य व्यावृत्त्यर्थम पुनः उपस्कारकत्वम सर्वेषु अलंकार लक्षणेषु देयमिति प्रागेव आवेदितम। हमने ये पहले ही बता दिया है। अब बताते हैं एक और गलती आपने की है, वो माने तीसरा दोष बता रहे हैं आचार्य अप्पय दीक्षित के स्मरणालंकार के निरूपण में। यदप्युक्तम अत्युच्चाः परितस्फुरन्ति गिरयः, माने जो पद्य बताया था कि वहां पर भी जो स्मृति है वह सादृश्य मूला नहीं है, इसीलिए वह स्मरणालंकार नहीं है। तो इस प्रकार के स्मरण से व्यावृत्ति के लिए हमने सादृश्य मूलत्व रूप विशेषण दिया है लक्षण में। तो इस प्रकार से आपने जो निरूपण किया है वो भी ठीक नहीं है। उसमें क्या गलती होगी तो बताते हैं कि इत्यत्र स्मृतेः संचारी भावस्य भूभृत विषयरतिभावांगत्वात् प्रेयोलंकार इति
तन्ना, तो आपने वहां पर क्या बोला है कि यहाँ पर तो प्रयोलंकार है, जो कि आपने देखा ना अभी जब आचार्य अप्पय दीक्षित का निरूपण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला है कि अत्र स्तूयमान भू संबंधिनः भूभृतः स्मृति न सादृश्य मूला इति नात्र स्मरणालंकारः किंतु स्मृतेः संचारी भावस्य भूभृत विषय प्रतिभावांगत्वात् प्रयः अलंकारः, ऐसा निरूपण किया। तो यहाँ पर क्या है कि स्मृति रूप जो संचारी भाव है वो भूभृत विषय रति भाव का अंग होने के कारण प्रयोलंकार है, जो कि कहा जाता है कि एक व्यभिचारी भाव यदि दूसरे व्यंग्य व्यभिचारी भाव का अंग बनता है तो वहां पर प्रयोलंकार उसको कहते हैं। तो आचार्य जगन्नाथ कहते हैं ये भी उचित नहीं है, क्योंकि भाव की जब भावांगता होती है तब प्रयोलंकार होता है। तो बोलते हैं ये तो ठीक बात है, हम कब मना कर रहे हैं। आचार्य अप्पय दीक्षित कहेंगे हमने भी तो यही बोला है कि जब भाव किसी व्यंग्य भाव का अंग बनेगा तो प्रयोलंकार कहलाएगा। तो बोले ये तो आपने ठीक बोल दिया, इतना बात में तो आपकी भी सहमति है, लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि इस पद्य में भाव जो है वह माने स्मृति जो है वह संचारी भाव है, भाव है ही नहीं, क्योंकि भाव तब होगा जब कोई संचारी व्यंग्य होता है। व्यभिचारी तथांजितः भाव प्रोक्तः, है ना। तो भाव की जब भावांगता होती है तब प्रयोलंकार होता है। यहां पर तो भाव ही नहीं है। तो बोले कैसे नहीं है भाव, तो बताते हैं नहीं अत्र स्मृतिर्भावः, यहां पर स्मृति भाव नहीं है। क्यों? तस्याः नाने स्मृतेः स्मरतिना, स्मरतिना अर्थात स्मृ धातुना वाचकेन अभिधानात्। भैया वो तो यहां पर स्मृ धातु के द्वारा वाच्य हो गई है। देखो ना वो श्लोक का अंतिम चरण देखो, तावत बिभ्रदिमां स्मृतस्तव भुजः। तो स्मृ धातु से त प्रत्यय है, तो यहां पर स्मृ धातु जो है वह स्मृति की वाचक है। तो वाचक के द्वारा अभिधान होने से स्मरण रूप जो संचारी भाव है वो यहां पर भाव नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाव तभी कोई संचारी भाव होता है जब वो व्यंग्य हो। तो यहां पर तो जो स्मरण है वो व्यंग्य नहीं है, क्योंकि वाचक शब्द से उसका विधान कर दिया गया है। तो अत्र स्मरणस्य वाचक शब्देन अभिधानात् तस्य वाच्यता अस्ति, वाच्यतायां च संचारिणः भावत्वं न भवति। किमर्थं? भावत्वं तो तस्य व्यंग्यतायां विद्यमानतायाम् एव अस्तु। तो जब स्मृति यहां पर भाव ही नहीं है तो फिर वह प्रयोलंकार कैसे बनेगी? देखो अब क्रम से समझो। प्रयोलंकार कौन होता है? वह भाव जो किसी दूसरे प्रधानीभूत भाव का अंग होता है। और भाव कब बनता है कोई संचारी या व्यभिचारी भाव? जब वो व्यंग्य होता है। तो पहले किसी संचारी को व्यंग्य होना आवश्यक है, तब वो भाव बनेगा, और फिर वह भाव किसी दूसरे भाव का जब अंग बनेगा तो वो प्रयोलंकार कहलाएगा। अब आपने सीधा इसको प्रयोलंकार कह दिया, ये विचार नहीं किया कि यहां पर तो संचारी व्यंग्य ही नहीं है, वाच्य है। तो वाच्य दशा में जब वो भाव ही नहीं बनेगा स्मरण रूप संचारी, तो वह प्रयोलंकार कैसे बनेगा? तो वही कहते हैं कि नहीं वाच्यस्य व्यभिचारिणः भावत्वं वक्तुम युक्तम। तो अब आप अगर कहेंगे कि नहीं साहब हम तो वाच्य व्यभिचारी को भी भाव मानते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहने पर सिद्धांत का विरोध होगा। और वो सिद्धांत भी आचार्य मम्मट जो प्रसिद्ध अलंकारिक हैं उनका ग्रंथ का यहाँ पर सिद्धांत बताते हैं कि व्यभिचार्यंजितो भावः, है ना, नतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथान्यथा भावः प्रोक्तः। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने चतुर्थ उल्लास में काव्य प्रकाश के बताया है। तो व्यंग्य भूत जो व्यभिचारी है उसी को भाव कहा है। इसीलिए अब ऐसा आग्रह तो नहीं कर सकते कि नहीं साहब हम तो वाच्य संचारी को भी भाव कहते हैं और उस प्रकार से उसका भावत्व उत्पन्न हो जाएगा। तो हम यहाँ पर माने इत्थम भाव प्राप्त भावत्वम स्मरणम अत्र प्रयोलंकारम मन्महे, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है। दूसरे आचार्य का भी यहां पर उदाहरण देते हैं कि उक्तम च सर्वस्व कृता, अर्थात आचार्य रोय्यकेण
प्रयोलंकारस्य तु सादृश्य व्यतिरिक्त निमित्तोत्थापिता स्मृतिर्विषयः। देखिए, प्रयोलंकार की जो विषय होती है स्मृति, वह हो सकती है जहां पर सादृश्य से अतिरिक्त किसी कारण से वो स्मृति माने जो संस्कार है वह सादृश्य ज्ञान से अतिरिक्त किसी ज्ञान से उत्पन्न हुआ हो, उद्बुद्ध हुआ हो, और उस उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न जो स्मृति है वही प्रयोलंकार की विषय बन सकती है। वही कहते हैं कि प्रयोलंकार से तो सादृश्य व्यतिरिक्त निमित्तोत्थापिता स्मृति विषय तत्रापि, और वहां पर भी विभावाद्यागूरितत्वे माने विभावादियों के द्वारा जो ज्ञात हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भले ही सादृश्य मूला नहीं है लेकिन शब्द से लिख दिया स्मरण, वाच्य कर दिया, तो भी नहीं। यथा अहो कोपेपि कांतम मुखम न तो स्वशब्द निवेद्यत्वे। हाँ, यहां पर देखिए कोप जो है वो स्वशब्द निवेदित हो गया, तो इस प्रकार से स्वशब्द निवेदित होने पर जो स्मृति है वह प्रयोलंकार नहीं बनती। तो प्रयोलंकार बनने के लिए स्मृति को दो योग्यताएं चाहिए, उसमें दो योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो वह सादृश्य से इतर ज्ञान से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न होनी चाहिए, माने सादृश्य मूला नहीं होनी चाहिए, तब वो प्रयोलंकार बन सकती है। और उसी समय उसमें स्वशब्द निवेद्यत्व नहीं होना चाहिए, माने व्यंग्य होनी चाहिए। वो व्यंग्य माने विभावादियों के द्वारा उत्थापित होनी चाहिए, उसके जो विभावादि है उसके द्वारा उत्थापित होनी चाहिए, शब्द से नहीं कही जानी, वाच्य नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है, वाच्य भी माने अपने शब्द के द्वारा वाच्य नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जहां पर स्मृति होती है वहां पर उस स्मृति को प्रयोलंकार कहते हैं। न तो अत्युच्चा परितस्फुरन्ति गिरयः इत्यादि स्थले। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो स्मृति वाच्य होने के कारण भाव ही नहीं है, इसीलिए इत्थम दोषत्रयम् एतावता पंडितराजेन आचार्य पैदीक्षितस्य स्मरणालंकार निरूपणे प्रादर्शि इतोपि अग्रे एतानेव दोषान् किंचित इतोपि व्याकरिष्यति आचार्यः, तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। धन्यवादः।